हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं या डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं, बिहाइंड द सीन्स उनकी ट्रेनिंग में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एप्लीकेशन होता है। तो आप अगर सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे बहुत सारे आप पोस्ट्स देखते होंगे जहाँ पर सिंपली ऐसे लिखा होता है कि ये लार्ज लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जो है ये बेसिकली बिहाइंड द सीन्स इनके सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, और आपको लगता होगा कि क्या चैट जीपीटी जैसा कॉम्प्लेक्स मॉडल वो बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे काम करता है। तो रियलिटी है कि हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड बिहाइंड द सीन्स इन मॉडल्स के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा होता है। तो आज हम इस चीज को डिकोड करेंगे। तो दोस्तों इस आज के वीडियो के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया है, जैसे वन हॉट इनकोडिंग में कैसे हम न्यूरल नेटवर्क में डेटा एंटर करने के लिए वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर सॉफ्ट मैक्स फंक्शन जहाँ पर हम जो न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन कि न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग में जो लॉस फंक्शन होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप उन जो मेरे पिछले वीडियोस हैं उनको आप देख लो, तो वो अगर आप वो देख लोगे तो इस वीडियो को हम अच्छे से ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो उन वीडियोस का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब मैं क्विक इंट्रो दूंगा मैट्रिक्स और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो अगर आपको मैट्रिक्स और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है तो आप ये सेक्शन स्किप कर सकते हो और आप सीधे उस सेक्शन पे जा सकते हो जहाँ से मैं ये डिस्कस करूंगा कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में यूज होता है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स 101 मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, एनी नंबर ऑफ डायमेंशन। तो सबसे बेसिक हम 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन में मैट्रिक्स को देखते हैं। तो 2 डायमेंशन क्या होता है? जहां पर 2 डायमेंशन हो। जैसे आप ये मैट्रिक्स देख रहे हो, ये जो है ए मैट्रिक है, इसमें क्या है? इसमें 2 डायमेंशन है। इसमें रो एक डायमेंशन है, कॉलम एक डायमेंशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 रोज हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो फर्स्ट रो में 2 और 3 वैल्यूज है, सेकंड रो में 1 और 1 वैल्यू है, और यहाँ पर 2 कॉलम है। तो इस कॉलम फर्स्ट कॉलम में अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉलम के वैल्यूज ये हैं, सेकंड कॉलम के वैल्यूज ये हैं। तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो अब मैट्रिक्स में मतलब इसको और थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके कि किस तरीके के डेटा को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लीजिए हम एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं, और बैंक जो होता है वो कस्टमर्स को लोन देता है। तो बैंक जब लोन देता है कस्टमर्स को, तो बैंक कस्टमर्स के काफी प्रोफाइल को देखता है कि जैसे उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, उसके पास बैंक बैलेंस क्या है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स। तो मान लीजिए एक बैंक है, उसने पास्ट में बहुत सारे लोन दिए होंगे। तो उन पास्ट में जो बैंक ने लोन दिए हैं उनका बैंक ने डेटाबेस बनाया है 10 कस्टमर का, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पहला कस्टमर है, मान लीजिए उसका क्रेडिट स्कोर 800 था और बैलेंस 2000 था, और बैंक ने उनको लोन दिया, और बैंक ने मतलब उस पर्सन का रिस्क प्रोफाइल बहुत कम था। दूसरे कस्टमर का ये है क्रेडिट स्कोर बैलेंस और रिस्क प्रोफाइल फिर लो है। तीसरे कस्टमर का मान लीजिए क्रेडिट स्कोर 200 था, बैलेंस 250 है, और बैंक ने जब पास में लोन दिया तो उस कस्टमर ने मान लीजिए लोन रिटर्न नहीं किया, तो बैंक ने डिटरमिन किया कि इसका रिस्क प्रोफाइल काफी हाई है। तो यहाँ पर ऐसा डेटा बैंक ने जनरेट किया। तो अब आप ये जो डेटा देख रहे हो, ये डेटा जो बैंक का है, ये क्या है? इसको आप विजुअलाइज करो तो ये भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पर भी 10 रोज है, राइट? यहाँ पर 10 रोज है और यहाँ पर 2 कॉलम है। तो जैसा हमने यहाँ देखा था, ये हमने यहाँ पे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स देखा था। ये जो डेटा है, इस डेटा को आप देखो तो ये 10 क्रॉस 2 मैट्रिक है। ठीक है? तो आपको रियल वर्ल्ड में समझ में आ गया कि कैसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम समझते हैं कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये मैट्रिक है ए और एक दूसरा मैट्रिक है बी। तो ए का डायमेंशन 2 क्रॉस 2 है, बी का डायमेंशन भी 2 क्रॉस 2 है। तो अगर हम ए और बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ए के जो फर्स्ट रो के वैल्यूज हैं, यहाँ पर ए के फर्स्ट रो में 2 और 3 है, वो सबसे पहले बी के फर्स्ट कॉलम के वैल्यूज में एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। यानी कि व्हेन आई से एलिमेंट बाय एलिमेंट, यानी कि ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, और फिर उन दोनों का सम यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा वो यहाँ स्टोर होगा। सिमिलरली जो ए के फर्स्ट रो के जो वैल्यूज हैं 2 और 3, वो बी के सेकंड कॉलम के वैल्यूज से एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और वो यहाँ स्टोर होंगे। फिर फिर ए के जो सेकंड कॉलम के वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ 1 और 1, वो फिर से बी के फर्स्ट कॉलम के वैल्यू से एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और फिर वो वैल्यू यहाँ स्टोर होगा। और सिमिलरली वो ए के सेकंड रो के वैल्यूज
बी के सेकंड कॉलम के वैल्यू से एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और वो यहाँ स्टोर होगा। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट मैट्रिक आ गया सी। अब आप सोचोगे कि ऐसे इस कॉम्प्लेक्स तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है, तो ये एक मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स का एक फाउंडेशन रूल है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे सोचो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन 1 + 1 = 2 क्यों है? अब आप क्वेश्चन कर सकते हो 1 + 1 = 2 क्यों है? तो ये एक रूल है। अब इस रूल के बेसिस पे तो कुछ भी एक लॉ और रूल बेस एक होता है, उसके बाद आप उसको अज्यूम करके आप फर्दर कंप्यूटेशन करते हो, तो मैट्रिक्स का भी एक ये रूल है। एक और चीज नोट करने की है कि अगर हम जनरलाइज कर दें तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें अगर n रोज है और m कॉलम्स है, तो आप दो मैट्रिक को तभी मल्टीप्लाई कर पाओगे अगर पहले मैट्रिक यानी कि जो जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, उसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो अगर वो बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पर हमने जो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन किया था वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो दो मैट्रिक को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब पहले मैट्रिक का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू दूसरे मैट्रिक का नंबर ऑफ रोज, और जो फाइनल मैट्रिक होता है, तो मान लीजिए अगर ए का डायमेंशन है n क्रॉस m, बी का डायमेंशन है m क्रॉस p, तो सी का डायमेंशन हो जाएगा n क्रॉस p। ठीक है, ये एक रूल होता है। तो ये है एक क्विक इंट्रो ऑन मैट्रिक। अब हम स्विच करते हैं और देखते हैं कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल में यूज होता है। तो इस एग्जांपल को लेते हैं, ये बैंक वाले एग्जांपल को। तो मान लीजिए बैंक ने ये कस्टमर 10, मान लीजिए बैंक के पास में 10 कस्टमर थे, एक हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, बैंक के पास हजारों कस्टमर्स होंगे। तो मान लीजिए बैंक ने 10 कस्टमर का एक डेटाबेस तैयार किया, और ये जिसपे क्रेडिट स्कोर और बैलेंस के बेसिस पे हर एक कस्टमर का वो उसने बैंक ने एक आउटपुट लिखा हुआ है, रिस्क प्रोफाइल लो हाई। तो ये हमारा अब एक ट्रेनिंग डेटा हो गया। तो इस डेटा के बेसिस पे बैंक एक डीप लर्निंग मॉडल बनाना चाह रहा है, जिसमें आज फ्यूचर में कोई कस्टमर अगर बैंक के पास लोन के लिए आए तो बैंक उस मॉडल में उस कस्टमर का क्रेडिट स्कोर और बैलेंस फीड करे, और वो मॉडल आउटपुट बताए कि इस पर्सन का रिस्क प्रोफाइल क्या है। अब इस ट्रेनिंग डेटा को मॉडल में फीड करने के पहले हमें इस डेटा को थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो आउटपुट की वैल्यू है लो और हाई, ये नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको हमको नंबर्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में वन हॉट इनकोडिंग देखा था। तो यहाँ पर हम वो वन हॉट इनकोडिंग यूज करके इसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आउटपुट की जो वैल्यूज है लो और हाई, दो पॉसिबल वैल्यूज है लो और हाई। तो यहाँ पर हम लो को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो एक वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे, 0 और 1 अगर ये वैल्यू होगी, ये सीक्वेंस होगा तो लो होगा, और हाई के लिए हमने रिप्रेजेंट किया 1 और 0, अगर ये सीक्वेंस है तो वो है हाई। तो इसके बेसिस पे हमने आउटपुट की वैल्यू को यहाँ लिख दिया। लो जहां पर है वो 0 1 हो गया, जहां जहां लो है वो 0 1 हो गया, जहां जहां हाई है वो 1 0 हो गया। तो ये आउटपुट का वैल्यू प्रोसेस हो गया। इनपुट वैल्यू, तो इनपुट वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ऑलरेडी नंबर है, बट इसको थोड़ा हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। हम इस नंबर को एज इट इज यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आप देखो क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट स्कोर का जो स्केल है, क्रेडिट स्कोर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? इन जनरल आई थिंक 0 से लेकर 900 तक या 1000 तक होती होगी क्रेडिट स्कोर। तो इसका क्रेडिट स्कोर का स्केल डिफरेंट है। बैलेंस, किसी के अकाउंट में बैंक बैलेंस कितना हो सकता है? वो 0 हो सकता है, और बहुत ज्यादा मिलियंस बिलियंस भी हो सकता है। तो बैलेंस का स्केल डिफरेंट है। अब इन दोनों वैल्यूज, इन दोनों क्रेडिट स्कोर और चूंकि बैलेंस का स्केल डिफरेंट है, तो अगर हम एज इट इज अगर इसको हम एक डीप लर्निंग मॉडल में फीड कर देंगे, तो बिकॉज स्केल डिफरेंट है, तो मॉडल में एक इनहेरेंट बायस आ जाएगा। तो जिसका स्केल ज्यादा है, मे बी जैसे बैलेंस का की वैल्यू 4000 यहाँ जा सकती है, 5000 भी जा सकती है, तो न्यूरल नेटवर्क एक लाइक फॉर सम, बिकॉज वो न्यूरल नेटवर्क हर एक डेटा को नंबर्स में पढ़ता है, तो वो अज्यूम करेगा कि 4000 जो है वो सबसे ज्यादा है, तो वो उसमें वो उस वाले नोड को एक बायस दे देगा, जो कि हमारे मॉडल के लिए ट्रेनिंग के लिए सही नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों डेटा का स्केल सेम करना है। तो यहाँ पर जिसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में एक अगले वीडियो में जानेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझो कि हमें इस डेटा को स्केल करना है। तो एक तरीका स्केल करने का है कि हम क्या कर सकते हैं कि इस डेटा का मीन निकाल सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि हर एक वैल्यू मीन से कितना दूर है। तो जैसे यहाँ पर आप ये जो देखोगे, तो क्रेडिट स्कोर की जितने वैल्यूज हैं उसका मीन है कुछ 601। तो 800 जो है वो 601 से थोड़ा सा राइट साइड होगा, 200 जो है वो 601 से थोड़ा लेफ्ट साइड होगा, यानी कि नेगेटिव साइड होगा। तो इस तरीके से हमने क्रेडिट स्कोर की वैल्यूज को एक नॉर्मलाइज कर दिया, सिमिलरली बैलेंस की वैल्यू को भी नॉर्मलाइज कर दिया। तो अभी आप देखोगे ये दोनों वैल्यूज, क्रेडिट और बैलेंस, ये बहुत ज्यादा ऑफ नहीं है, ये दोनों एक सेम स्केल पे लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अब अपने ट्रेनिंग डेटा को बना लिया, और ये हमारा आउटपुट डेटा है।
अब हमारा चूंकि ट्रेनिंग इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा रेडी हो गया है, तो अब हम एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। तो मान लीजिए हम एक बहुत ही सिंपल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं जहां पर तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो पहला जैसे कस्टमर था, उसके दो इनपुट थे। हर एक कस्टमर के दो इनपुट है और दो आउटपुट है। अब हमारे इस न्यू प्रोसेस डेटा में दो इनपुट है और दो आउटपुट है, राइट। तो इसके बेसिस पे हम एक न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन करेंगे जहां पर दो इनपुट होगा, दो आउटपुट होगा। ये एक सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क है। इसमें हमने बीच में मान लीजिए कोई हिडन लेयर को कंसिडर नहीं किया है। मतलब आइडियली रियल वर्ल्ड के न्यूरल नेटवर्क में आपके बहुत सारे हिडन लेयर्स होंगे जहाँ बहुत सारे नोड्स होंगे, बट यहाँ पर हमने सिंपल एज्यूम किया है दो इनपुट है, दो आउटपुट है। तो अगर हम ये पहला वैल्यू लेते हैं, पहले कस्टमर का वैल्यू है 0.8 और 1। तो तो वो इनपुट मान लीजिए इस न्यूरल नेटवर्क में फीड होगा। तो अगर 0.8 और 1 फीड हुआ, तो ये दो आउटपुट है और बीच में ये वेट्स हैं, W1 W2 W3 W4। तो तो यहाँ पर जब आप इसमें 0.8 और 1 फीड करोगे, तो ये जो पहला आउटपुट है इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.8 इंटू W1 प्लस 1 इंटू W2। सिमिलरली ये जो दूसरा आउटपुट है इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.8 इंटू W3 प्लस 1 इंटू W4, राइट। इस न्यूरल नेटवर्क में ये आउटपुट आएगा। और एक्चुअल पहले कस्टमर का जो एक्चुअल वैल्यू क्या था? 0 और 1। तो पहले कस्टमर की वैल्यू हो गई एक्चुअल 0 और 1। ठीक है। तो पहले कस्टमर का हमने अगर वैल्यू इस न्यूरल नेटवर्क में फीड किया, तो हमें कुछ ऐसा आया। तो अब आप देख रहे हो, ये न्यूरल नेटवर्क जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले कस्टमर की वैल्यू 0.8 और 1, ये एक इनपुट मैट्रिक्स हो सकता है। और बीच में ये जो वेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक वेट मैट्रिक्स है। और ये जो आउटपुट है, ये भी एक मैट्रिक है। तो ये इनपुट मैट्रिक हो गया कितना? इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, 1 इंटू 2। वेट मैट्रिक हो गया 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम है। और ये जो आउटपुट मैट्रिक है ये हो गया 1 इंटू 2। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, इनपुट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और वेट मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज 2 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट का डायमेंशन भी 1 क्रॉस 2 है, जो हमने पहले देखा था यहाँ पे। n क्रॉस m इंटू एम क्रॉस पी इज इक्वल टू n क्रॉस पी। ठीक है, वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या देखा? ये जो न्यूरल नेटवर्क है, जहाँ पर हम इनपुट नोड और आउटपुट नोड में हम डेटा फीड कर रहे हैं, वो एक मैथमेटिकल एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ इनपुट मैट्रिक्स एक ये है, वेट मैट्रिक्स ये है, और उससे हमें ये एक आउटपुट मैट्रिक आया। तो अगर हम तो हम इनिशियली किसी भी न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग में हम जो वेट मैट्रिक्स होता है उसका उसकी कुछ इनिशियल वैल्यूज अज्यूम करते हैं। और किसी भी डीप लर्निंग मॉडल के ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है, एंड स्टेट क्या होता है कि आप वेट्स की वो वैल्यू अचीव करो जहां पर जो प्रिडिक्टेड आउटपुट आया है वो एक्चुअल आउटपुट के बिल्कुल करीब हो। मतलब प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच में जो डेल्टा जो लॉस है वो मिनिमम हो। जब आप वो वेट्स की वैल्यूज अचीव कर लोगे तो आपका मॉडल ट्रेन हो गया। तो यहाँ पर हम वेट की कुछ इनिशियल वैल्यूज के स्टार्ट के को उसको से स्टार्ट कर सकते हैं और अपने मॉडल को फिर हम ट्रेनिंग करेंगे। तो अभी अभी तक हमने जस्ट एक चीज ध्यान में रखते हैं कि ये जो न्यूरल नेटवर्क की जो ट्रेनिंग थी, ये जो रिप्रेजेंटेशन था, उसको हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी किया है। ठीक है, सो फार सो गुड। अब एक चीज आप देखना कि इसमें अभी इनपुट में मैंने बस एक कस्टमर का वैल्यू लिया है। तो एक कस्टमर का वैल्यू लिया तो आउटपुट में भी हमें बस एक कस्टमर का प्रेडिक्टेड आउटपुट आया। लेकिन अब आप एक एक करके न्यूरल नेटवर्क में आप ट्रेनिंग करोगे। मतलब मैं एक कस्टमर का पहले वैल्यू दिया, उसका एक आउटपुट आया, फिर दूसरे कस्टमर का वैल्यू दूंगा, फिर एक उसका आउटपुट आएगा। तो ऐसे करके मान लीजिए बैंक के पास रियल वर्ल्ड में भी लाखों कस्टमर्स होंगे, तो आप लाख वैल्यू एक एक करके डालोगे तो वो मतलब वो मॉडल को ट्रेनिंग होने में बहुत टाइम लग सकता है। तो इसीलिए रियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, जब मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं तो हम बैचेस में वैल्यू डालते हैं, इनपुट डेटा फीड करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि मान लीजिए हमारे पास 10 कस्टमर्स के डेटा है, तो हम दो बैच बना सकते हैं। पहले बैच में मैं 5 कस्टमर्स के वैल्यू को फीड करूंगा, फिर लॉस देखूंगा, और लॉस के बाद मैं वेट्स को एडजस्ट करूंगा। फिर दूसरे बैच में मैं अगले 5 का वैल्यू फीड करूंगा, लॉस देखूंगा, फिर वेट्स को एडजस्ट करूंगा। तो हम बैचेस में रियल वर्ल्ड में डेटा को फीड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम पहले बैच में हम डेटा को फीड करेंगे, तो हमारा इनपुट मैट्रिक्स जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है बैच वन का। ठीक है, बैच वन का ये था, वी कैन हैव अ 5 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। यहाँ पर 5 कस्टमर के वैल्यूज हमारे इनपुट मैट्रिक्स में गए,
और वेट मैट्रिक्स हमारा वही है जो हमने यहाँ देखा था, हमने वैल्यू वही ली थी 0.1 0.2 -0.3 माइनस और 0.15। तो हमने ये हमारा वेट मैट्रिक्स है जो कि 2x2 और आउटपुट मैट्रिक हमारा आया प्रेडिक्टेड वैल्यू 5x2, यानी कि ये हमारा पहले कस्टमर का डेटा है, उसको वेट से मल्टीप्लाई किया तो पहले कस्टमर का जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया वो ये प्रेडिक्ट किया। दूसरे कस्टमर का ये था, तो दूसरे कस्टमर का जो प्रेडिक्ट किया मॉडल ने वो ये प्रेडिक्ट किया। तीसरे कस्टमर का ये था, तीसरे कस्टमर, तो इसको आप ऐसे समझो कि हम कर क्या रहे हैं कि पहले कस्टमर का वैल्यू लिया, उसको न्यूरल नेटवर्क में फीड किया और वेट से मल्टीप्लाई होके ये आया। फिर दूसरे कस्टमर का गया, दूसरे कस्टमर का वैल्यू ये आया, तीसरे कस्टमर का हमने वैल्यू इंटर किया, फिर ये आया, ऐसे करके पांचवें कस्टमर का जो हमने वैल्यू इंटर किया उस न्यूरल नेटवर्क में और ये वैल्यू आया। फिर हम रुक गए, फिर हम जस्ट वहां पॉज किया हमने, और फिर हमने जो हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट आया उसको उस पे अब हम लॉस कंप्यूट करेंगे। तो लॉस कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट आया उसको हम सबसे पहले सॉफ्ट मैक्स फंक्शन के जरिए हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा मैंने कहा था पहले, आप सॉफ्ट मैक्स फंक्शन वो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आउटपुट आया है इसको बस हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अभी मॉडल जो अनट्रेन मॉडल है जहाँ पर हमने कुछ वेट का इनिशियल वैल्यू लिया है उसके मतलब पहले आइट्रेशन के बाद जो आउटपुट प्रेडिक्ट हुआ है उसमें शायद ये मॉडल ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा है कि अ, ये जो आउटपुट के दो नोड्स थे, है ना, यहाँ पर ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, तो पहले नोड का प्रोबेबिलिटी 0.6 होगा, दूसरे नोड का प्रोबेबिलिटी 0.4 होगा, ये ऐसा प्रेडिक्ट किया। बट एक्चुअल में पहले कस्टमर का एक्चुअल वैल्यू क्या था, आउटपुट 0 और 1। ठीक है, वो यहाँ पर हमने देखा था ना कि पहले कस्टमर का रिस्क वाज लो, और लो को हमने इनकोड किया था 0 और 1 से, लो को इनकोड किया 0 और 1 से। तो पहले कस्टमर का जो एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए था वो 0 और 1, बट हमारे मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है वो 0.59 और 0.4, यानी कि ये वैल्यू जो है, ये जो मॉडल ने 0.4 रखा है यहाँ पे, ये 1 होना चाहिए था, बट मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 0.4, यानी कि मॉडल अभी हमारा ट्रेन नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर एक लॉस, हमारा आउटपुट प्रेडिक्टेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट के बराबर नहीं है, तो एक लॉस है। तो फिर हमने क्रॉस एंट्रोपी लॉस निकाला इसका, माइनस लॉग लाइक्लीहुड, जो कि अगेन मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, तो वो आप देख लेना। तो यहाँ पर लॉस हो गया, पहले पहले कस्टमर का डेटा का लॉस हो गया ये 0.39, दूसरे कस्टमर के डेटा का लॉस हो गया ये सिमिलर प्रोसेस है 0.33, तीसरे का लॉस हो गया 0.43 सिमिलरली। तो ये पांचों कस्टमर का हमारा लॉस आ गया। फिर हमने पांचों कस्टमर के लॉस का एवरेज ले लिया जो आ गया 0.38। तो अब ये लॉस आइडियली जीरो होना चाहिए, बट थ्योरेटिकली जीरो होता नहीं है, बट जीरो के करीब होना चाहिए, काफी कम होना चाहिए। अब इस लॉस को हमें कम करना है, तो लॉस को कम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो वेट मैट्रिक्स है हमारा, इस वेट मैट्रिक्स को हम थोड़ा चेंज करेंगे। अब इस वेट को हम एडजस्ट करेंगे, और फिर जो हमारा अगला बैच है वो अगला बैच फिर से फीड करेंगे। ठीक है, तो अब अगले आइट्रेशन में हमारा ये सेकंड बैच गया, सेकंड बैच में ये जो वैल्यूज थी, जो अगले 6 to 10 कस्टमर्स की, उनको हमने फीड किया, और यहाँ पर देखो थोड़ा हमने वेट की वैल्यू एडजस्ट कर दी, थोड़ा थोड़ा वेट चेंज किया, ये 0.1 से हमने 0.08 किया, ये वैल्यू थोड़ी चेंज की। फिर हमारा ये नया आउटपुट आया, प्रेडिक्टेड आउटपुट। फिर इस आउटपुट पे हम फिर से वो सॉफ्ट मैक्स से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और फिर इनके एक्चुअल आउटपुट्स जो होंगे वो जैसे हमने फर्स्ट बैच के लिए किया था वो होगा। फिर से हम लॉस निकालेंगे, और फिर से हम लॉस, होपफुली इस बार हमारा लॉस थोड़ा कम होगा, और फिर से हम वेट को एडजस्ट चेंज करेंगे, और ये हम करते रहेंगे जब तक हमने सारे कस्टमर्स सारे बैचेस को कवर कर लिया। और फिर हम काफी टाइम तक इसको हम रन करेंगे। तो इन हर एक आइट्रेशन के बाद थियोरेटिकली आप जब हम रियल वर्ल्ड में ट्रेनिंग होगी तो ये लॉस थोड़ा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फिर जाके लॉस एक सैचुरेट हो जाएगा एक वैल्यू पे, तब हम बोलेंगे हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। तो आप देख रहे हो अंडर द हुड एसेंशियली एक ये न्यूरल नेटवर्क में एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा होता है। एक चीज और आपके माइंड में आया होगा कि यहाँ पर हम वेट्स हर आइट्रेशन में एडजस्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने किस बेसिस पे ये वेट की वैल्यू को मैंने 0.1 को 0.08 कर दिया। तो उसका एक तरीका होता है जिसको हम बैक प्रोपागेशन बोलते हैं, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा कि किस बेसिस पे आप रैंडमली तो वेट की वैल्यू को ऐसे ही कुछ भी तरीके से बढ़ा घटा नहीं सकते हो, उसका एक मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग अब आप हमारा एंड गोल पे आप फोकस करो कि किसी भी डीप लर्निंग मॉडल के ट्रेनिंग का एंड गोल होता है उसके वेट्स को एडजस्ट करना सच दैट जो लॉस आए वो लॉस मिनिमम हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस सिंपल से मॉडल की ट्रेनिंग में बेसिकली जहाँ पर एक बैंक को रिस्क प्रोफाइल प्रेडिक्ट करना है किसी कस्टमर का,
कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रहा है। और ये मैट्रिक्स अभी तो बहुत सिंपल मैट्रिक था, बट रियल वर्ल्ड में चैट जीपीटी में भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा होता है, बिकॉज चैट जीपीटी में क्या है, वहां पर वर्ड्स, उसमें इनपुट किया जा रहा है, आप जो टोकन देते हो वो वर्ड होता है, कुछ सेंटेंस लिखते हो, उस सेंटेंस की बेसिस पे वो वर्ड आउटपुट देता है। तो उसमें भी वो एक मैट्रिक्स बनाता है। तो जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश लैंग्वेज में उससे बात कर रहे हो, चैट जीपीटी में से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने वर्ड्स हो सकते हैं? करीब 50, आई डोंट नो, 30,000 40,000 टोटल वोकेबलरी में वर्ड होंगे। चैट जीपीटी तो बस इंग्लिश नहीं, वो हिंदी काफी लैंग्वेजेस में वो इट्स ट्रेन टू, वो उसकी ट्रेनिंग हो रखी होती है, तो किसी लैंग्वेज में भी बात कर सकता है। तो आप सारे लैंग्वेज के वर्ड्स देख लो, तो सोच रहे हो उतने सारे वर्ड्स उसके इनपुट हुए। तो उसके जो मैट्रिक्स बनती हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक होती है, जहां पर बस 2 डायमेंशन नहीं होता है, वहां पर 3 डायमेंशन भी नहीं होता है, वो n डायमेंशन होते हैं, जिसको हम अपने माइंड में विजुअलाइज नहीं कर सकते। बट बिकॉज 2 डायमेंशन तो विजुअलाइज करना आसान है, एक प्लेन हो गया, 2 रो 2 कॉलम। 3 डायमेंशन भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, एक क्यूब को आप समझ लो 3 डायमेंशन है, जहां पर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। 3 डायमेंशन के बाहर विजुअलाइज करना, मतलब आप विजुअलाइज आप थियोरेटिकली कर सकते हो, बट आप आई मीन फिजिकली विजुअलाइज नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके का मतलब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं इनपुट के लिए, और उन फिर वेट्स के मैट्रिक्स होते हैं, और फिर वहाँ पर बहुत सारे हिडन लेयर होते हैं। अभी हमारे इस करंट वाले एग्जांपल में हमने कोई हिडन लेयर रिज्यूम नहीं किया, हमने बस देखा कि एक इनपुट लेयर है और एक आउटपुट लेयर है, उनमें बहुत सारे हिडन लेयर्स होते हैं। तो हर एक हिडन लेयर का के बीच, 2 हिडन लेयर के बीच में एक वेट मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर बीच में बहुत सारे वेट मैट्रिक्स होते होंगे वहां पे। तो एसेंशियली वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बीच में वहां पर होते हैं, बट अंडर द हुड वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा होता है, और प्रोसेस यही है। आप मैट्रिक्स, हर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, आउटपुट देखो, आउटपुट को फिर जो एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करो, लॉस को देखो, लॉस के बेसिस पे वेट्स को फिर से एडजस्ट करो, और वो करते जाओ जब तक आपका लॉस मिनिमम बहुत कम सैचुरेट ना हो जाए। तो आई होप आपको एक इंट्यूशन मिल गया होगा कि कैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की ट्रेनिंग में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अंडर द हुड काम कर रहा होता है। तो अगली वीडियो में आई थिंक इसमें मैंने बैक प्रोपगेशन को मैंने एक रेफर किया, बट हम अगले वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअली बैक प्रोपगेशन होता कैसे है, किस लॉजिकल तरीके से वेट्स की वैल्यू चेंज होती है जिससे आपका लॉस कम हो। तो वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।